श्रोताओं का स्वागत। आज हम एक बहुत ही अहम एक बुनियादी विषय पर बात करने वाले हैं, भारतीय संविधान का निर्माण और हाँ, उसकी खास बातें क्या हैं। और देखिए, हमारी ये पूरी बातचीत आधारित है अल्फा एकेडमी किशनगंज के तैयार किए हुए डिटेल्ड नोट्स पर। ये नोट्स खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए बहुत काम के हैं जो एसएससी या ऐसी ही दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारा मकसद है कि इन नोट्स की मदद से हम समझें कि भाई हमारा संविधान बना कैसे, क्या कहानी थी इसके पीछे, क्या बारीकियां थी, है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को खोलना। बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि इसके इतिहास की जड़ों तक जाएं, देखें कि ये पूरा प्रोसेस क्या था, कौन कौन सी मुख्य समितियां थीं, किन बाहरी स्रोतों से मतलब दूसरे देशों के संविधानों से हमने क्या लिया और कैसे उसे अपने यहाँ लागू किया। और हाँ, जैसा आपने कहा, अल्फा एकेडमी के नोट्स को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के लिहाज से जो जरूरी तथ्य हैं उन पर भी बात करेंगे। तो कहानी शुरू कहाँ से करें? ब्रिटिश राज से ही करनी पड़ेगी, जाहिर है। ऐसा तो था नहीं कि बस एक दिन सोचा और संविधान बन गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, सालों लगे इसमें। हाँ, तो कुछ अगर मुख्य पड़ाव देखें, शायद सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय थे, जिन्होंने पहली बार ये आइडिया रखा कि भाई भारतीयों की अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए। जी, वो औपचारिक मांग एक तरह से पहली बार आई। फिर 1935 का वो भारत सरकार अधिनियम आया। वो तो अपने आप में एक मिनी संविधान जैसा था। सुना है हमारे आज के संविधान का बड़ा हिस्सा वहीं से लिया गया है। हाँ बिल्कुल, इसे ढांचा कह सकते हैं। बहुत सी प्रशासनिक डिटेल्स वहीं से आई। वो एक बड़ा स्रोत रहा है। फिर 1940 में कांग्रेस ने भी खुलकर मांग रख दी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, लेकिन वो बात बनी नहीं। हाँ, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। उनकी शर्तें मंजूर नहीं थी यहाँ के नेताओं को। असली मोड़ तो शायद 1946 में आया, जब वो कैबिनेट मिशन योजना आई। क्या यही वो योजना थी जिसने संविधान सभा का रास्ता खोला? बिल्कुल, कैबिनेट मिशन प्लान ही वो निर्णायक मोड़ था। उसी की सिफारिश पर और उसी के दिए गए ढांचे के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अच्छा, तो इस योजना ने एक तरह से पूरा खाका दे दिया कि सभा कैसे बनेगी। हाँ, काफी हद तक। जैसे किस प्रांत से कितने सदस्य होंगे, देशी रियासतों को कैसे शामिल किया जाएगा, ये सब बातें उसमें थीं। हालांकि ये परफेक्ट नहीं था। मतलब सदस्यों का चुनाव सीधे जनता ने नहीं किया। अच्छा, ये कैसे हुआ फिर चुनाव? वो अप्रत्यक्ष चुनाव था। मतलब जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं, हाँ। उनके चुने हुए सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना और उस वक्त सबको वोट देने का अधिकार भी नहीं था। तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये एक जरूरी बात है। तो जो सभा बनी उसकी संरचना कैसी थी? शुरू में कितने सदस्य थे? शुरू में जब सभा बनी तो कुल 389 सदस्य तय हुए थे। इसमें से 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आने थे और 93 सीटें थीं देशी रियासतों के लिए। लेकिन फिर तो देश का बंटवारा हो गया 1947 में। हाँ, अगस्त 1947 में विभाजन के बाद जो इलाके पाकिस्तान में चले गए, उनके सदस्य सभा से अलग हो गए। तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घट गई। कितनी रह गई फिर? वो घटकर 299 रह गईं। इसमें 229 प्रांतों से थे और 70 देशी रियासतों से। ठीक है, और इस सभा को चलाने के लिए मतलब कामकाज कैसे शुरू हुआ? अध्यक्ष वगैरह कौन थे? जब सभा पहली बार मिली 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, तो उन्होंने सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना। ये एक परंपरा होती है। हाँ, जैसे प्रोटेम स्पीकर होते हैं आजकल। कुछ वैसा ही। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो फिर अंत तक अध्यक्ष रहे। और उपाध्यक्ष भी थे शायद? जी, 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी संवैधानिक सलाहकार की। वो थे सर बी.एन. राव। उनका काम बहुत अहम था। उन्होंने पहला ड्राफ्ट बनाने में और रिसर्च में काफी मदद की। ये नाम जरूर याद रखने चाहिए, खासकर परीक्षाओं के लिए। अल्फा एकेडमी के नोट्स में भी इन पर जोर दिया गया होगा। हाँ, ये बुनियादी तथ्य हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अब इतना बड़ा काम था संविधान बनाने का, इतने सारे विषय, कानून, ये सब कैसे संभाला गया? क्या कोई सिस्टम था? हाँ बिल्कुल, सभा ने काम को बांटने के लिए कई सारी समितियां बनाई, अलग अलग मुद्दों के लिए अलग कमेटी। और उनमें सबसे मशहूर शायद ड्राफ्टिंग कमेटी है। प्रारूप समिति। जी हाँ, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को और इसका काम था संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना,
जो B.N. राव के शुरुआती ड्राफ्ट और दूसरी समितियों की सिफारिशों पर आधारित हो। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल, डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और उनके साथ 6 और सदस्य थे, कुल 7 सदस्य। उनकी भूमिका इतनी अहम थी कि उन्हें संविधान का पिता या मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। लेकिन ये अकेली समिति तो नहीं थी, और भी होंगी। हाँ, बहुत सारी थीं, काम बहुत ज्यादा था। जैसे केंद्र की शक्तियों पर विचार करने के लिए संघीय शक्ति समिति और केंद्र के संविधान का खाका बनाने के लिए संघ संविधान समिति। इन दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, नेहरू जी के पास ये अहम जिम्मेदारियां थीं। जी, और उधर प्रांतों से जुड़े मामलों के लिए प्रांतीय संविधान समिति थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मतलब नेहरू और पटेल दोनों के पास बड़ी समितियां थीं, केंद्र और राज्य के बीच संतुलन साधने का काम। बिल्कुल। फिर मौलिक अधिकारों पर एक उपसमिति थी, J.B. कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए H.C. मुखर्जी की अध्यक्षता में उपसमिति थी। और सभा की कार्रवाई कैसे चलेगी, उसके नियम बनाने वाली संचालन समिति के अध्यक्ष खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वाह, काफी व्यवस्थित तरीके से काम बटा हुआ था। ये सब नाम और समितियां, जैसा आपने कहा, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अल्फा एकेडमी के नोट्स में निश्चय ही ये सब होगा। जी, ये लिस्ट काफी जरूरी है। तो ये सारी समितियां बनी, उन्होंने काम किया। कुल कितना वक्त लगा आखिर संविधान बनने में? कुल समय लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। बाप रे, लगभग 3 साल। हाँ, ये दिखाता है कि कितनी गहराई से, कितनी बारीकी से काम हुआ होगा। इस दौरान सभा के कुल 11 सत्र हुए और कुल मिलाकर 165 दिन बैठकें चली। और इन बैठकों में होता क्या था? मतलब ड्राफ्ट पे चर्चा कैसे होती थी? देखिए, मुख्य रूप से 3 चरणों में काम हुआ, जिन्हें वाचन या रीडिंग्स कहते हैं। पहला वाचन था जब ड्राफ्ट पेश हुआ और उस पर एक आम बहस हुई। दूसरा वाचन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा चला। इसमें संविधान के हर एक आर्टिकल पर, हर क्लॉज पर डिटेल में चर्चा हुई। सदस्यों ने संशोधन सुझाए, उन पर बहस हुई, वोटिंग हुई। यहीं पर संविधान का असल कंटेंट तय हुआ। यानी एक एक शब्द पर बहस हुई होगी। बिल्कुल। और फिर तीसरा वाचन हुआ, जिसमें फाइनल ड्राफ्ट को स्वीकार करने पर बहस हुई और आखिरकार उसे पास कर दिया गया। और वो ऐतिहासिक दिन कौन सा था जब संविधान को स्वीकार किया गया? वो दिन था 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। प्रस्तावना में जो शब्द हैं, नो, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, वो इसी दिन के लिए हैं। अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स। हाँ, इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। जी हाँ। और उस दिन सभा में जितने सदस्य मौजूद थे, 284 सदस्य, उन्होंने उस फाइनल कॉपी पर हस्ताक्षर किए। लेकिन संविधान पूरी तरह लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ है ना? हाँ। ये तो महीने का गैप क्यों? हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और अक्सर पूछा जाता है। देखिए, संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और कुछ जरूरी प्रावधान जैसे नागरिकता से जुड़े कुछ अनुच्छेद 5 से 9, राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 और कुछ अस्थायी प्रावधान, ये सब तो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। अच्छा, मतलब कुछ हिस्से तुरंत लागू हो गए थे। हाँ, करीब 15 अनुच्छेद थे वो, ताकि देश का काम न रुके, चुनाव की तैयारी शुरू हो सके। लेकिन पूरा संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। क्यों? इस तारीख में क्या खास था? इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था और पहली बार प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए, उसे यादगार बनाने के लिए, संविधान को पूरी तरह लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 रखी गई। अच्छा, तो ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ एक तारीख नहीं, एक प्रतीक है। तो जब ये संविधान लागू हुआ, उस समय इसमें क्या-क्या था? कितने भाग, अनुच्छेद? जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग पार्ट्स थे, 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थीं, शेड्यूल्स थीं। और आज? आज तो काफी बदल गया है। हाँ, क्योंकि संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है। समय के साथ जरूरतें बदलती हैं तो संशोधन होते हैं। आज की तारीख में देखें तो लगभग 25 भाग हो गए हैं, अनुच्छेद 470 से भी ज्यादा हैं और अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसकी चर्चा खूब होती है,
कि हमने दूसरे देशों से क्या क्या लिया। कहते हैं भारतीय संविधान कई देशों के संविधानों से प्रेरित है। हाँ, ये सच है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हमारे संविधान निर्माता बहुत समझदार थे। उन्होंने दुनिया भर के सफल लोकतंत्रों के अनुभवों से सीखा। तो कहाँ-कहाँ से क्या लिया? कुछ मुख्य उदाहरण दे। देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव तो शायद ब्रिटेन का ही है, क्योंकि उन्हीं का शासन था। तो संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया, पर अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करके। और अमेरिका से? मौलिक अधिकार वहीं से आए हैं ना? हाँ, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट अमेरिका से प्रेरित है। साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति यानी कोर्ट का कानूनों को जांचना और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये सब अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं। आयरलैंड से भी कुछ लिया है, वो नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो सरकार को गाइड करते हैं, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, वो तरीका भी वहीं से प्रेरित है। कनाडा के बारे में क्या? कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था ली है। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर तो है, पर सेंटर ज्यादा पावरफुल है। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, यानी जो विषय किसी लिस्ट में नहीं हैं, वो केंद्र के पास रहेंगी। ये भी कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिया? हाँ, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। और प्रस्तावना की जो भाषा है, उसका भी कुछ अंश वहां से प्रभावित है। जर्मनी से आपातकाल वाले प्रावधान? हाँ, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन कैसे होगा, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। और सोवियत संघ से? तो पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार बाद में जोड़ा गया। और प्रस्तावना में जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श है, वो भी वहां के संविधान से प्रेरित माना जाता है। फ्रांस से? गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे। बिल्कुल। गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श फ्रांस की क्रांति और संविधान से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, ये लिया। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत लिया। तो ये तो काफी लंबी लिस्ट है। हाँ है, लेकिन यहाँ आकर्षक बात यह है, जो समझना बहुत जरूरी है, कि ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं कि कहीं से उठाया और अपने संविधान में डाल दिया। हाँ, ये इल्जाम तो लगता है कई बार कि उधार का थैला है। देखिए, हर प्रावधान को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से जांचा परखा गया। हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी विविधता कैसी है, हमारी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां क्या हैं, इन सबको ध्यान में रखकर ही चीज़ें अपनाई गईं और उनमें बदलाव किए गए हैं। तो ये नकल नहीं, बल्कि दुनिया भर के अनुभवों से सीखकर उन्हें भारतीय रूप देना था। सही कहा। अच्छा, अब फटाफट कुछ मुख्य विशेषताओं पर नजर डाल लेते हैं संविधान की। सबसे पहली बात तो यही है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जी हाँ, आकार में बहुत बड़ा है। और ये हाथ से लिखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, है ना? हाँ, इटैलिक स्टाइल में कैलीग्राफी की थी उन्होंने, और सजाया था नंदलाल बोस और शांतिनिकेतन के कलाकारों ने। हर भाग के शुरू में चित्र बनाए थे। कमाल है। ये मूल प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है? जी हाँ, दोनों में। और संसद की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हैं। अच्छा, अगर इसकी प्रकृति देखें तो ये फेडरल है या यूनिटरी, संघात्मक या एकात्मक? इसे कहते हैं कि ये ढांचे में तो संघात्मक है, मतलब केंद्र और राज्यों में शक्तियां बटी हैं, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। मतलब कई मामलों में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, झुकाव केंद्र की तरफ है। और ये भारत को क्या घोषित करता है? ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। और यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। ये शब्द प्रस्तावना में हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। अब आते हैं कुछ ऐसे तथ्यों पर जो परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। अल्फा अकेडमी किशनगंज ने भी इन्हें अपने नोट्स में जरूर शामिल किया होगा। हाँ, कुछ रोचक और जरूरी बातें हैं। जैसे क्या आप जानते हैं कि संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य भी थी? अच्छा, 15 महिलाएं? ये उस समय के हिसाब से तो काफी अच्छी संख्या है। जी, और जो प्रारूप समिति थी डॉक्टर अंबेडकर वाली, उसकी बैठकें 140 दिनों तक चली थी। मतलब सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही इतना समय लिया। और खर्चा कितना आया था बनाने में? उस जमाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। 64 लाख? उस समय तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। हाँ, काम की विशालता को दिखाता ही है। अच्छा, शब्दों की संख्या देखें तो मूल संविधान में लगभग 1,45,000 शब्द थे। और हाल के कुछ बदलाव, जैसे अनुच्छेद 370? हाँ, अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया। ये एक बड़ा संवैधानिक कदम था।
पहला संशोधन कब हुआ था? पहला संशोधन तो बहुत जल्दी हो गया था, 1951 में ही। भूमि सुधार कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी पर कुछ सीमाओं से जुड़ा था वो। और सबसे नया कोई बड़ा संशोधन? हाल के प्रमुख संशोधनों में 105वां संशोधन है 2021 का। इसने राज्यों को फिर से ये अधिकार दिया कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी की अपनी लिस्ट बना सकें। ये सारे तथ्य वाकई परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। लगता है अल्फा एकेडमी के नोट्स इन सब चीजों को अच्छे से कवर करते होंगे। जी, उनकी कोशिश ये रहती है कि परीक्षा के नजरिए से जो भी जरूरी है वो छात्रों तक पहुंचे। तो आज हमने भारतीय संविधान की पूरी कहानी देखी। कैसे मांग उठी, सभा बनी, समितियां बनी, कैसे काम हुआ, कितना वक्त लगा, कब लागू हुआ, कहां-कहां से प्रेरणा ली गई और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। और हाँ, अल्फा एकेडमी किशनगंज के नोट्स की मदद से हमने परीक्षा के लिए जरूरी तथ्य भी जाने। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? शायद यही कि हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये तो हमारे देश की आत्मा है ना? इसमें भारत की विविधता है, हमारे आदर्श हैं, करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है ये। बिल्कुल सही कहा। हम एक बार फिर अल्फा एकेडमी किशनगंज का शुक्रिया अदा करते हैं इस जानकारी के लिए, और जो भी उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जाते जाते बस एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। हमने देखा कि हमारा संविधान कई अलग अलग स्रोतों का मिश्रण है। इस पर काफी बहसें हुई, समझौते हुए। तो क्या ये इसका जो मिला जुला रूप है या आज भारत की ताकत है क्योंकि ये लचीला है, या कभी कभी ये चुनौती भी बन जाता है क्योंकि इसमें शायद कुछ अंदरूनी विरोधाभास दिखते हैं? इस पर सोचना जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। और जैसा अल्फा एकेडमी किशनगंज कहता है, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य।